नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूपीएससी में। तो आज है वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो इसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी दे दूं, ये बैच जो आपका अब खत्म होने वाला है, इस बैच में एकमात्र प्रैक्टिस सेट रह गया है। तो कल आपका प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, इसके बाद इस बैच का हो जाएगा एंड। ठीक है, तो ये बैच जो चला था हमारा 13 से इस 13 तक ये लगभग चला है। ठीक है, मतलब जो प्रैक्टिस सेट है, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस सेट, आपका एक टारगेट टेस्ट इसमें बचा है, इस बार टारगेट टेस्ट आना है इसमें, और साथ ही साथ करंट अफेयर का ही टेस्ट बचा है। तो ये बैच जो है 13 तारीख को खत्म हो जाएगा। इसके बाद नया बैच शुरू होने वाला है आपका वीडियो का, ये 12 को खत्म हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, 12 को ये बैच खत्म हो जाएगा ये वाला, और अगला बैच जो शुरू हो जाएगा 13 तारीख से। तो 13 तारीख से जो बैच रहेगा उसमें भी सेम यही चीजें रहेंगी। इसमें आपके 12 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ठीक है, 12 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेंगी जो यूकेएसएससी सिलेबस पर आपका आधारित है। इसी के अलावा इसमें रहेंगे 4 आपके टारगेट टेस्ट वीकली जो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 4 इसमें करंट अफेयर के टेस्ट रहेंगे। तो टोटल 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे मात्र 199 रुपीज में। फिर से यही है, इस बार कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कूपन कोड आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा जो लोग भी नए हैं। ठीक है, याद रखिएगा कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, तभी आप इसको 199 में ले पाएंगे, वरना इसका इस बार प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप सभी लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए कूपन बनाया गया है स्पेशल। तो कूपन का जरूर इस्तेमाल करिए जो बैच वाले स्टूडेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न हमारे पास था, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो इसमें बताना है नहीं होता है। देखिए फिर से जब भी नहीं होता है, कल सहायक लेखाकार के पेपर का सोल्यूशन कराया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। मैंने आपको हमेशा से बताया है, जब भी आपको ऐसी टर्म्स दिखती हैं तो सीधा सीधा गोला कर देना उनको पेपर में, हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है। तो हमें पता है संबोधन और स्वनिर्देश सरकारी पत्र में होता है, बिल्कुल होता है संबोधन। ठीक है, किसी को हम सरकारी पत्र जब लिखते हैं, ठीक है, इसमें स्वनिर्देश भी होता है। अनुस्मारक इसमें भी होता है, हम पढ़ चुके हैं। अर्ध सरकारी और पत्र में भी होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये किस में होता है संबोधन और स्वनिर्देशन? संबोधन और स्वनिर्देशन होता है आपका ज्ञापन में। ठीक है, आपने देखा होगा ज्ञापन, साथ ही साथ आपने एक और देखा होगा कार्यालयीय आदेश। ठीक है, कार्यालयीय आदेश। ठीक है, कार्यालयीय आदेश। दो चीजों में आपको लिखना है कि स्वनिर्देशन और संबोधन किस में होता है, ज्ञापन, और कार्यालयीय आदेश में स्वनिर्देशन होता है। ठीक है, इसमें इस चीज को आपको नोट करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था, निम्न में से अभिजात शब्द का अर्थ है। तो अभिजात शब्द का अर्थ आपको बताना था यहां पर कि अभिजात शब्द का अर्थ क्या होगा। अब अगर मैं यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो भौरा, मैंने आपको क्या बताया था, भौरे का क्या होता है, भौरे का अली। ठीक है, अली मैंने आपको बताया था, या भ्रमर मैंने इसी को बोला था। ठीक है, भ्रमर के साथ साथ मैंने अली, भ्रमर, या फिर मैंने और क्या बोला था, मिलिंद। ठीक है, मिलिंद। ठीक है, और क्या बोला था मैंने इसको, मिलिंद। भौरे को मैंने बोला था अली, भ्रमर, मिलिंद और मधुप। ठीक है, मधुप भी इसी को बोला था। तो ये सभी मैंने आपको बताया था कि भौरे के पर्यायवाची हैं, मिलिंद या शिलीमुख। ठीक है, इस चीज को भी लिखिएगा, शिलीमुख, शिलीमुख, ये सभी हो जाएंगे भौरे के पर्यायवाची। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। कल जो सहायक लेखाकार का पेपर आया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हमारी सीरीज, बैच वाले स्टूडेंटों को कह रहा हूं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं आप लोग भी देख सकते हैं। यूट्यूब में जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हिंदी रिवीजन क्लास डाली होगी, 20 से 25 क्वेश्चन में डेली कराता था उस समय, स्टार्टिंग में कराए थे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, तत्सम तद्भव, एकार्थी अनेकार्थी, उन चीजों को पढ़ के जाइएगा, रिपीटेड होते हैं, वहीं से पूछते हैं। अब सूर्य, ठीक है, तो अभिजात का हमें बताना था। तो सूर्य का हमें पता है, सूर्य का क्या होता है, अर्क होता है सूर्य का। ठीक है, मारतंड होता है, मारतंड। ठीक है, ठीक है, मारतंड सूर्य का होता है। और क्या होता है, सूर्य के मारतंड होता है, अर्क होता है, प्रभाकर होता है। ठीक है, प्रभाकर या अंशुमन भी इसी का हमने बोला था। क्या बोला था, अंशुमान। ठीक है, अंशुमान भी इसी का बोला था हमने। तो ये सभी होते हैं सूर्य के पर्यायवाची या फिर सूर्य के अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है। अभिजात क्या होता है, पूज्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिजात का अर्थ क्या होता है, पूज्य होता है। या फिर इसी को हमने क्या बोला था, कुलीन। ठीक है, कुलीन इसी को बोला था। या इसी को क्या बोला था हमने, योग्य। ठीक है, योग्य भी इसी को बोला था। और इसी के साथ साथ हमने क्या बोला था, इसे रईस। ठीक है, रईस भी हमने इसी को बोला था। तो ये तीनों ही चीजें आपको नोट करनी है। पूज्य का अर्थ क्या होगा, कुलीन, योग्य और रईस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर अच्छा, कमल भी है। ऑप्शन डी में हमारे पास कमल था। तो कमल के तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जिनके पीछे जौ लगता है, पंकज। ठीक है, पंकज,
या फिर हमने जलज या सरसिज, और इसके क्या होते हैं कमल के पर्यायवाची पंकज, जलज, सरसिज, या फिर इसी के साथ साथ क्या होता है अंबुज। ठीक है, अंबुज, अंबुज भी हमने इसी को बोला था। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकित्ती का सही अर्थ है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अस्तबल की सला बंदर के सिर का लोकित्ती का क्या अर्थ है, तो आपको यहां पर बताना था। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो यहां पर क्या कह रहा है कि अस्तबल की सला बंदर के सिर, मतलब आपने थोड़ा रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि जो किसी का दोस्त होता है किसी के सर पर मंड देना, मतलब आपने कोई गलती करी लेकिन आपने क्या बोला कि यार मेरी तो नहीं थी गलती, इसकी थी। तो यहां पर इसी का मतलब वही है कि अस्तबल की सला बंदर के सिर, या फिर किसी का दोस्त किसी और पर मर जाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, पूछा गया है। एक आपने सुना होगा चोरी का माल मोरी में। ठीक है, बहुत चला था चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल, ठीक है, मोरी में, चोरी का माल मोरी में। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ लिखिएगा नोट कर कर कि छल से की गई कमाई। यानी अगर मैं बात करूं इसका क्या अर्थ हो जाएगा? छल से की गई कमाई, छल से की गई कमाई, मतलब टिकती नहीं है ना, तो चोरी का माल मोरी में इसका हो जाएगा। एक आप पे आता है कि चलिए छोड़िए, ठीक है, उसे कभी और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमेशा से आपको पता है स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो हम पे हिंदी में लिंग होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। इन दोनों के आगे मैंने आपको बताया हमेशा से विशेषण जोड़ना है। स्त्रीलिंग होगा तो अच्छी, ठीक है, अच्छी इसके आगे जोड़ देंगे, और पुल्लिंग होगा तो अच्छा इसके आगे जोड़ेंगे। अच्छा जोड़ेंगे मतलब हम प्रश्न करेंगे। अब यहाँ पर अच्छा आच्छादन कि अच्छी आच्छादन, तो हमेशा हम क्या बोलते हैं? अच्छा आच्छादन, यानी अच्छा, इसके आगे अच्छा आएगा तो अच्छा आच्छादन, ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। इसी के प्रकार से अच्छी आ गया कि अच्छा आ गया, तो अच्छा हम बोलते हैं अच्छा आ गया। ठीक है, सॉरी अच्छा आ गया, तो हम यहाँ पर अच्छा आ गया बोलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है मातृत्व। ठीक है, अच्छी सॉरी यहाँ पर बी होगा, अच्छी आ गया। ठीक है, अच्छी आ गया, अच्छी आ गया बोला जाता है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे अच्छी होती है, सॉरी अच्छी। और मातृत्व कैसा होता है? अच्छा मातृत्व। ठीक है, अच्छा। और ये आदेश क्या होगा? अच्छा आदेश की अच्छी आदेश, तो ये भी अच्छा आदेश। तो ये सब हमने इसके आगे जोड़ा, तो ये पुल्लिंग बन रहे थे। ठीक है, ये सभी पुल्लिंग बन रहे हैं, ये भी पुल्लिंग बन रहा है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो इस चीज को नोट करना है आपने, अच्छा अच्छी आपको इस्तेमाल करना है। अच्छी आ गया होता है, अच्छा आ गया नहीं होता है। इस चीज को क्लियर रहना है हमेशा से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो मैं फोन में जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है अन्वय का अर्थ होगा। ठीक है, तो अन्वय का अर्थ आपको यहां पर बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 का अन्वय का अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अन्वय का अर्थ बताना था आपको, का अर्थ। तो यहां पर अगर मैं बात करूं अन्वय, तो आपसे संधि विच्छेद भी पूछी जाती है इसकी अन्वय की। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद है, अन्वय का संधि विच्छेद अगर कभी भी आ जाए आपसे एग्जाम में, तो अनुधन अय। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनुधन अय, इसका संधि विच्छेद होता है, और इसमें संधि पूछेगा तो आपकी यण संधि इसमें हो जाती है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अन्वय में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी, और अनुधन अय इसका संधि विच्छेद होता है। अब हमें लेकिन इसका अर्थ बताना है कि होता क्या है अन्वय का अर्थ। तो यहां पर कि सीधा सीधा अगर आपने ऑप्शन ए देखा होगा, व्याकरण की अनुरूपता, यानी अगर हम बात करें ऑप्शन ए, व्याकरण की अनुरूपता, इस पर सीधा सीधा सही बैठता है। क्योंकि यहां पर क्या होता है? इसका दो वस्तुओं का परस्पर मेल, मतलब अन्वय का मतलब क्या है? दो वस्तु होंगी, ठीक है, उनका परस्पर मेल। अब वो कैसी भी वस्तु हो सकती है, उनका परस्पर मेल क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। और व्याकरण की अनुरूपता इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और संधि पूछेगा तो यण संधि, संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन अय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम है। तो सही क्रम है, देखिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूकेएसएससी 2018 में पूछ चुका है। ठीक है, 2018 में उसने क्वेश्चन पूछा था, और मुझे जो पर्सनली लगता है ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में छोड़ने के लिए बने होते हैं। अब एक आध हैं जो तुक्के मानने चाहेंगे, हो सकता है उनके तुक्के अच्छे भी चले जाएं, पर बचना है ऐसे क्वेश्चनों से। ऐसे क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है सभी रचनाएं क्या है कि सभी रचनाएं किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। लेकिन आपको क्रम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब ऐसा होता है कि हम लोग एक दो रचनाएं तो पढ़ के चले जाते हैं किस ईयर में प्रकाशित हुई थी, पर यहाँ पर इन सभी का क्रम रखना बहुत टफ होता है, तो आपको सीधा सीधा सिंपली नोट करना था। यहाँ पर जो निहार है 1930 में निहार का प्रकाशन हुआ था, फिर 2 साल के बाद 1932 में रशीम का हुआ था, और फिर 2 साल बाद नीरजा का, और फिर 2 साल बाद इसका। तो 2-2 साल का गैप था सब में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो निहार जो 1930 में हुई थी, 1932 में रशीम हुई थी, 1934 में नीरजा हुई थी, और संध्या गीत किस में हुई थी 1936 में। तो इसका ऑप्शन ए सीधा सीधा सही हो जाना था, यहाँ पर कुछ नहीं था इसमें। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूंगा यहाँ पर डिफिकल्टी है, इसका बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में इस क्वेश्चन को आप मान के चलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं और मेरिट डिसाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चनों को छोड़ के जाना है। बाकी अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें तो 1907 में क्या होता है, इनका जन्म होता है, मैंने आपको पहले बताया है। अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें तो इनको 1956 में क्या मिल चुका है, पद्म भूषण। 1956 में क्या मिल चुका है इन्हें, पद्म भूषण। नोट करके लिखेगा, पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है महादेवी वर्मा के बारे में। यहीं पर बात करूं, इनको एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आपको पता होगा महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है 1982 में। 1982 में क्या है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिल चुका है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कौन सी रचना के लिए मिला था, भली भांति विख्यात है यामा। यामा इनकी रचना थी, इसके लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। यहीं पर आपने देखा होगा प्रथम आयाम, ठीक है, प्रथम आयाम भी इन्हीं की रचना हो जाएगी। प्रथम आयाम भी इन्हीं की रचना है। और कौन सी आती है महादेवी वर्मा की, पूछी जाती है दीपशिखा, ठीक है, दीपशिखा। तो नोट करके लिखेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर रिवीजन कराया जाता है आपका। प्रथम आयाम इन्हीं की हो जाएगी, दीपशिखा इन्हीं की हो जाएगी महादेवी वर्मा जी की। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं महादेवी वर्मा जी की तो अग्नि रेखा भी इन्हीं की हो जाएगी, ठीक है, अग्नि रेखा भी महादेवी वर्मा जी की हो जाएगी, ठीक है, अग्नि रेखा। तो ये सभी महादेवी वर्मा जी की हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी, देखिए शुद्ध वर्तनी, अब यहाँ पे तरु छाया है, हमेशा याद रखिएगा तरु छाया। मैंने क्या बोला है आपको, जैसा आपका उच्चारण होगा ना उसी प्रकार से आपकी वर्तनियां होंगी। तो तरु छाया, ठीक है, आप तरु छाया बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी ऐसी तरु छाया। तरु छाया बोला आपको, तरु छाया लिखने का, तो आपने तरु छाया बोला तो तरु छाया ही लिखा। लेकिन तरु छाया होता है, यहाँ पर चौ जो होता है वो स्वर रहित होता है, आपको याद रखना है तरु, ठीक है, तरु और चौ जो आ जाएगा आपका स्वर रहित आ जाएगा छाया, तो आधा चौ भी आएगा, तरु छाया इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध वर्तनी है, इसकी वर्तनी इस तरीके से होगी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं, अन्य वर्तनी आपसे पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछा जाता है काफी बार हींग कैसे लिखते हैं, ठीक है, काफी लोग गलत लिखते हैं, हींग इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया है कि आपसे अधपतन लिखा जाता है, अधपतन, तो विसर्ग आएगा यहाँ पर अधपतन, ठीक है, अधोपतन नहीं होता, अधपतन होता है, हमेशा याद रखिएगा। विसर्ग के साथ आएगा तो अधपतन हो जाता है, ठीक है, विसर्ग के साथ आएगा तो अधपतन हो जाता है। कैसे, अध, ठीक है, और पतन। इसी प्रकार से आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि अधपतन तो आपने लिख दिया, इसके अलावा आपने लिखा सुपर्णखा, ठीक है, सुपर्णखा, सुपर्ण, ठीक है, सुपर्ण इस तरीके से लिखा जाएगा, सुपर्ण, और फिर इसका लिखा जाएगा खा, सुपर्णखा, ठीक है, सुपर्णखा इस तरीके से लिखा जाएगा। और आपसे बहुव्रीहि पूछ लेता है, जो बहुव्रीहि समास आपने पढ़ा होगा ना, बहु, ठीक है, बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि इस प्रकार से लिखा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुव्रीहि किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बहुव्रीहि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये सब आपको नोट करने हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि आह्वान का विलोम शब्द है। अब आह्वान का क्या होगा, किसी चीज का आह्वान करना, मैंने आपको बोला कि इसका आह्वान करना है, तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है कि आह्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आवाहन का, तो आवाहन का हो जाएगा अवरोह, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सीधा सीधा सही हो जाएगा, ठीक है। आह्वान का क्या विलोम शब्द हो जाएगा, तो आपका आह्वान का विलोम शब्द हो जाएगा, सॉरी विसर्जन होगा यहाँ पे, ठीक है, आह्वान करना या विसर्जन करना, ऑप्शन बी होगा इसका यार, ठीक है। आह्वान का होगा आह्वान, मतलब किसी को बुलाना, ठीक है, आह्वान, आपने किसी को आह्वान किया, बुलाया, लेकिन आपने क्या करा, विसर्जन कर दिया। तो हम करते नहीं गणपति बापा का, जब घर पे लाते हैं गणपति बापा को, तो उसके बाद क्या होता है, उनका विसर्जन किया जाता है। तो आह्वान मतलब बुलाना होता है और विसर्जन मतलब भेज देना, ठीक है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है ऑप्शन सी अवरोह, तो अवरोह का क्या होगा, अवरोह आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो अवरोह का होगा आरोह,
ठीक है, आरोह इसका हो जाएगा, आरोह, अवरोह का हो जाएगा आरोह। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा आपका डी है अनाहार, तो अनाहार का क्या हो जाएगा, आहार, ठीक है, अनाहार का क्या हो जाएगा, आहार, आहार। इसी प्रकार से अगर आपने देखा होगा लगातार एकाग्र का पूछा जाता है, एकाग्र, एकाग्र, ठीक है, एकाग्र, अगर मैं बात करूं एकाग्र, एकाग्र का क्या हो जाएगा, ठीक है, चंचल, एकाग्र का क्या हो जाएगा, एकाग्र का होता है आपका चंचल, ठीक है, एकाग्र का चंचल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अथ का क्या होता है, पूछा गया एग्जाम में बार बार अथ पूछा जाता है, अथ का क्या होता है, इति, अथ का क्या हो जाएगा, इति। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि संधि का क्या होगा, विग्रह, ठीक है, संधि का क्या होता है, संधि, संधि का हो जाएगा विग्रह, संधि का हो जाएगा विग्रह। और इसी प्रकार से और अन्य अगर मैं बात करूं तो आपसे क्या हो जाएगा, आकस्मिक का क्या हो जाएगा, आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक, ठीक है, आस्तिक, आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक, ठीक है, आस्तिक का क्या हो जाएगा, नास्तिक। तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, अत, इति, एकाग्र, चंचल, संधि का विग्रह, आस्तिक का नास्तिक होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, आपको बताना है नहीं। फिर से नहीं आ गया, अंडरलाइन करेंगे। उम्मीद करता हूं, देखिए अब तक ना हम 10वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और मेरा यह है कि जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, कनिष्ठ सहायक से मैंने पढ़ाना शुरू करा है, कनिष्ठ वालों को बताया था, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड वालों को बताया, ठीक है, अब ये वीडियो चल रहा है। तो आपको पता होगा कि हम शुरू से ही एक आदत लेकर चलते हैं कि जो नहीं है दिख गया, ये चीज तो हम कभी गलत करते ही नहीं है, ठीक है। यूकेएसएससी के साथ आपको पता है, आपको ये चीज बहुत ज्यादा अब देखिए वो आपका काम है अप्लाई करना ना करना, लेकिन हम अपनी तरफ से जितनी बार ये क्वेश्चन आएगा ना, 100 बार आएगा, मैं 100 के 100 बार आपको ये बताऊंगा ताकि आप बेसिक मिस्टेक ना करें। प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब बोली में देखेंगे तो हम बोल धन ई, ठीक है, बोल धन ई, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, आपने देखा इसमें प्रत्यय युक्त शब्द है, हो जाएगा ई प्रत्यय। भास धन आ, ठीक है, भास धन आ, तो भाषा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भी प्रत्यय लगा हुआ है। अंकु पिप धन आशा, प्यास धन आशा, ठीक है, प्यास धन आशा, ठीक है, आशा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ठीक है, पिपासा, ठीक है, आशा, तो यहां पर पिपासा में आशा प्रत्यय लगा हुआ है, और अंकुर इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा सही हो जाएगा। और प्रत्यय मैंने हमेशा से आपको बताया है कि प्रत्यय क्या होता है, हमेशा वाक्य के शब्द में, ठीक है, सॉरी शब्द के अंत में लगता है। जो मान लीजिए भाषा है तो इसके अंत में लगेगा प्रत्यय, तो ये प्रत्यय हो जाएगा, और इसका अर्थ चेंज कर दे। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, ठीक है, उसके शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, तो उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय अंत में जुड़ता है। बीच में क्या होता है, मूल शब्द होता है, ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा बीच में। तो ये चीज आपको नोट करनी है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखेंगे, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है। अब देखिए, ठीक है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इतना क्वेश्चन पढ़ लिया। इसके बाद वाक्य में तो शब्द है, तो आपको बताना है, तो को थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको बताना क्या है, आपसे पूछ क्या रहा है। तो संज्ञा हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। संज्ञा किसी के नाम, वस्तु, स्थान का बोध कराती है, तो संज्ञा तो होगा नहीं। समुच्चय बोधक पर रुक जाइए थोड़ा सा। संबंध बोधक, संबंध बोधक अगर आप मैं बोलूं जो सो, तो जो सो तो है ही नहीं, ठीक है, तो यहां पर संबंध बोधक पर भी रुक जाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के आगे लगता है, तो यहां पर कोई संज्ञा दिख रही है आपको जिसके आगे लगा होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। मैं बता रहा हूं आपको मेथड क्या है करने का क्वेश्चन को। अब इन 2 में आप फंसेंगे। अब फंसेंगे तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात आपने उठे और देने पेपर चले गए, थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, तैयारी के साथ जाएंगे, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा पढ़ कर जाएंगे। तो संबंध बोधक में आपने पढ़ा होगा जो सो, जो किसी का संबंध बताता है आगे पीछे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समुच्चय बोधक क्या कार्य करता है, 2 उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर क्या है, वे संबंध बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। ये तो क्या है, तो 2 शब्दों को, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसी को क्या कहा हमने, इसी को कहा हमने समुच्चय बोधक कहा, ठीक है। या फिर इसी को और को भी समुच्चय बोधक में आ जाता है, और, ठीक है, एवं। तो ये चीज आपको नोट करनी है, और मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं। इसी के साथ साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, अन्वय शब्द में संधि विग्रह होगा, ठीक है। तो अभी ऊपर हमने देखा था, अब अन्वय शब्द का संधि विग्रह, तो ऊपर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया था अनु धन आय, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बिल्कुल सही हो जाना था। और संधि पूछी थी मैंने आप में, इसमें यण संधि। अब यण संधि का नियम क्या है, यण संधि थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। हमने क्या बोला था, ई, ठीक है, या फिर उ, या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। इनके बाद हमने बोला भिन्न स्वर आ जाए
तो क्या हो जाता है, ई का व हो जाता है, ई का व हो जाता है, उ का क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, ठीक है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का अर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का अर हो जाता है। और एक चीज याद रखना, आपने देखा होगा ना री दो जगह आती है आपकी, री आपको देखने को मिलती है, एक तो गुण संधि में, एक आपको मिलती है यण संधि में। तो कभी भी री पहले आए, ठीक है, री पहले आए तो ये किसका नियम होता है, यण संधि का। और री बाद में आए, एग्जाम्पल दूंगा आपको, चिंता ना करिए, री बाद में आए तो ये होता है गुण संधि का नियम, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें री की, तो आपने देखा होगा पितृ अनुमति, ठीक है, एक एग्जाम्पल आता है पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति। इसका अगर हम ये संधि विच्छेद जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पित्रानुमति, पित्रानुमति, ठीक है, पित्रानुमति ये होता है। और पितृधन अनुमति हमने बोला इसका संधि विग्रह हो जाएगा, ठीक है, पितृ, ठीक है, पितृधन अनुमति इसका ये हो जाएगा, पितृधन अनुमति और पित्रानुमति ये हो जाएगा। अब ये री देखा आपने, यहां से री मिला आपको, री धन औ क्या हो जाएगा, अर, ठीक है, पित्रा, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा, इस चीज को आपको नोट करना है कि यहां पर क्या हो रहा है, री पहले आ रहा है, तो पहले नियम हमने देख लिया है, पहले यण संधि में होता है और बाद में किस में होता है, गुण संधि में होता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा स्वागत, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, स्वागत का क्या होगा, सु धन आगत, सुधन आगत स्वागत, ठीक है। यहां से क्या मिला हमें, उ धन आ, तो ये क्या बन गया, वाह, ठीक है। ऊ के बाद आपको बताया कोई भी भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो वो बन जाता है, तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, यहां पर वो बन गया स्वागत। तो इस चीज को नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, यण संधि पूछी जाती है एग्जाम में बार बार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोहन गात, मानो नीलमणि सैल पर आपत पहरो प्रभात। तो यहां पर अगर आप नोट करेंगे ना, आपने इतना ही पढ़ लिया, सोहत ओढ़े पीत पट, ठीक है, इतना पढ़ लिया, साम्य सलोहन सोलने गात, ठीक है, आपने ये पढ़ा यहां तक। फिर इसके बाद मानो नीलमणि सैल पर अत्प पर ये प्रभात, तो आपने मानो देख लिया होगा ना यहां पर, तो मानो डायरेक्ट आपने अगर थोड़ा बहुत अलंकार वगैरह पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, एक आता है मानो, ठीक है, मानो, मनु, ठीक है, मानो, मनु, जानो, ठीक है, या ज्यों, ये किसकी पहचान है। अगर आपने अलंकार पढ़े होंगे, मनु मानो, जनु जानो, ज्यों, तो ये सीधा सीधा हमने देखा है, ये उत्प्रेक्ष अलंकार के क्या होते हैं, ये वाच्य शब्द होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द आपको जहां पर भी दिख जाए, मनु मानो, जनु जानो, ज्यों, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहां पर सीधा सीधा अगर आपको मानो दिख गया है तो कुछ नहीं करना है आपको, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको कर देना था। और ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो कौन से ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अलंकार है आपके पास, तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अतिशोक्ति मैंने परसों भी आपको बताया, अतिशोक्ति का अर्थ क्या है कि किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बोल देना या उसकी तारीफ वगैरह कर देना, अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन 20 का हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या होता है, अतिशोक्ति बड़ा चढ़ाकर बोलना। अलंकार, रूपक अलंकार क्या होता है, मैंने आपको बताया, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाना, ठीक है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, ठीक है, भेद रहित आरोप, ये क्या हो जाएगा आपका, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर ऑप्शन डी चलेंगे तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की डेफिनेशन आपको हर बार बता चुका हूं। यहां पर क्या होता है, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान की तुलना, ठीक है, उपमान की तुलना, ये चीज नोट करनी है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, विशेषण के भेद पहचानिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोग, ठीक है, इस वाक्य में तो क्वेश्चन आपके पास है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो चंद रुपए, अब यहां पर चंद रुपए है तो चंद रुपए में आपको विशेषण बताना है। अब कैसे पता लगा चंद रुपए में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा है ध्यान से, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का
भेद पहचानिए। तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो निश्चित, चंद रुपए, निश्चितता का बोध करा रही है, ठीक है, या कई लोग, दो चीजें हैं यहां पर, दो चीजों में आपको बताना था, चंद रुपए और कई लोग, ठीक है। अब चंद रुपए हैं तो चंद रुपए मतलब निश्चित तो है ही नहीं, चंद है, मैंने बोला चंद रुपए कि मेरे जेब में चंद रुपए पड़े हैं, तो आपने कोई अंदाजा लगाया, चंद रुपए मतलब 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद रुपए हैं, यहां पर कोई निश्चितता का बोध नहीं है। कई लोग बोला, मैंने बोला यार आज क्लास में कई लोग अब्सेंट हैं या कई लोग अनुपस्थित हैं। अब ये तो नहीं बताया कितने हैं, 10 हैं, 5 हैं, 12 हैं, तो कई लोग बोला तो कई कितने भी हो सकते हैं, तो निश्चित परिमाण तो हो ही नहीं सकता है। अब अनिश्चित संख्या हो सकता है, अनिश्चित संख्या आपको देखना है कि अनिश्चित संख्या, चंद रुपए बोला तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधा सीधा अनिश्चित संख्या। कैसे? क्योंकि चंद रुपए आपने देखा, रुपये चंद है तो कोई गिनती नहीं है, और लोग कई लोग देखा तो कई लोगों की कोई गिनती नहीं है, तो सीधा सीधा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो बहुत बेसिक सा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है को कह क्या रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। चंद रुपए और कई लोग दोनों क्या है, अनिश्चित हैं, कई लोग कितने भी हो सकते हैं, रुपए कितने भी हो सकते हैं, तो अनिश्चितवाचक संख्या इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास था कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम का भेद का सही विकल्प है, ठीक है। तो यहां पर घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो घनश्याम, थोड़ा सा टाइपिंग यहां पर जाएगा, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो यहां पर अगर आपने देखा होगा तो आपसे पूछ क्या रहा है, सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद में पहले से आपको बता रहा हूं 6 भेद होते हैं, बताया था आपको, अनाप शनाप, ठीक है, अनाप शनाप, बार बार ट्रिक बताता हूं, ठीक है। ट्रिक ये हो जाएगी अनिश्चितवाचक, निश्चितवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ठीक है, संबंध निश्चित और पुरुषवाचक, ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है सर्वनाम का कौन सा भेद हो जाएगा। तो घनश्याम ने अपने आप, अब आपने देखा ना अपने आप, मैंने पहले भी आपको बताया अपने आप या स्वयं, ठीक है, ये किसकी पहचान होती है, ये निजवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। मतलब ये निजता का बोध करा रहा है कि उसने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। मैंने बोला मैं अपने आप चले जाऊंगा या मैं स्वयं खुद ये कार्य कर लूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, निजता का बोध करा रहा हूं, खुद से करने का, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक क्या होगा, जो सो, जो आया है सो जाएगा, तो दोनों का संबंध है। उत्तम पुरुष मैंने आपको बताया है 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है, पुरुष के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष, ठीक है, फिर आता है मध्यम पुरुष, फिर आ जाएगा आपके पास अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम पढ़ चुके हैं, उत्तम पुरुष में कौन होता है, वक्ता, यानी जो वक्ता होता है, मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। मध्यम में कौन है, जो वक्ता है, सुनने वाला, ठीक है, जो श्रोता है, ठीक है, यहां पर कौन है, सुनने वाला, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप, आपको, ठीक है, आपको, तुम, ठीक है, तुम आ जाएगा इसी में, ये सब इसमें आते हैं। और अन्य में क्या आ जाएगा, वे, यहां पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है, वे, वह, ये सब थर्ड पर्सन की बात होती है। तो पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम श्रोता, वक्ता होता है जो बोलता है, मध्यम श्रोता जो सुनता है, और अन्य क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, ठीक है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो किसान अपनी किसको ले जा रहा है, यहां पर क्या है, सबसे पहले ना मैंने आपको डे 1 से करा रहा हूं, ठीक है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, वैसे तो क्रिया के अनेक भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, या फिर ये प्रेरणार्थक। अब ऑप्शन का अगर हम एलिमिनेट करना शुरू करेंगे ना, चलिए पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, फिर इस पर आएंगे, ठीक है। किसान अपनी गाय और बैलों को ले जा रहा है, तो आपको पता है प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, खुद ना कार्य कर कर दूसरे से कार्य करवाना। जैसे मां नौकर से कपड़े धुलवाती है, या किसान नौकर के थ्रू अपने गायों को ले जाता है, तो यहां पर किसान खुद ना कार्य कर कर दूसरे से कार्य करवाए, तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया है, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। अब द्विकर्मक क्रिया, जहां पर 2 कर्म होंगे उपस्थित, तो यहां पर आपको देखना है 2 कर्म है कहीं, जैसे कोई कर्म आपको क्या यहां पर 2 कर्म कहीं नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल 2 कर्म नजर नहीं आ रहे हैं, एक ही कर्म यहां पर बताऊंगा अभी, ठीक है। तो 2 कर्म भी नहीं होंगे, तो द्विकर्म भी अब हट गया है। अब सकर्मक और अकर्मक बचती है। तो सकर्मक क्या होती है, मैंने आपको बताया, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, ठीक है।
और अकर्मक क्या होती है, कर्म रहित क्रिया, इसमें कर्म नहीं होता, ठीक है, कर्म रहित क्रिया। अब सीधा सीधा में दिख गया किसान अपने गाय और बैल ले जा रहा है, तो गाय क्या है, कर्म है यहाँ पर, ठीक है, गाय और बैल ले जा रहा है, तो यहाँ पर कर्म की उपस्थिति है, तो अकर्मक क्रिया भी अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, तो सीधा सीधा सकर्मक हम पे क्रिया बच जाती है और सकर्मक क्रिया हो जाएगा इसका आंसर। अब सकर्मक क्रिया हमको कैसे पता लगती है, तो मैंने आपको हमेशा से बताया सकर्मक क्रिया में हम क्या प्रश्न करते हैं और क्या का हमें उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रश्न करेंगे हम कर्ता के साथ, किसान अपनी गाय और बैल लेकर जा रहा है, तो किसान क्या लेकर जा रहा है, गाय और बैल लेकर जा रहा है, तो उत्तर हमें मिल रहा है किसान क्या लेकर जा रहा है, तो क्या लेकर जा रहा है, तो गाय और बैल लेकर जा रहा है, तो इसका उत्तर मिल गया, सीधा सीधा यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और सकर्मक क्रिया में क्या होगी, कर्म की प्रधानता होगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बार बार नहीं बता रहा हूं, फिर से आपको बताया था कि कभी बच्चे ना सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट है तो यहाँ पर समझाया भी जाएगा, ठीक है, समझाया जाएगा, आपको हर एक चीज बताई जाएगी, चारों आपको ऑप्शन बता दिए, चारों ऑप्शन क्या होंगे। पर ये क्या होता है, अगर ना बहुत से बच्चे मैंने देखा प्रैक्टिस सेटों में जुड़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, पिछले 7-8 महीने से पढ़ाई के टच में नहीं है, अचानक वो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, फिर उन्हें क्वेश्चनों में डाउट हो रहा है, फोन कर पूछ रहे हैं, अच्छी चीज है। पर मेरा मानना यह है, मैं डे 1 से आपसे एक चीज कह रहा हूं, जो भी आपका टॉपिक कमजोर है ना उस चीज को पढ़िए। आपने आज ये प्रैक्टिस सेट दिया, अब आपको यहां पर पता ही नहीं लगा, तो चारों ऑप्शनों के साथ जाइए, इसको पढ़िए, डीपली पढ़िए। यूट्यूब से बहुत सारे चैनल है आपके जो पढ़ाते हैं आपको, तो वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कर्मक सकर्मक क्या होता है। बाकी हम ऑप्शन के साथ कराने के लिए बैठे हैं, अब यहाँ पर ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम हिंदी की डायरेक्ट क्लास लेके आ जाते, है ना, क्लास में हम पूरे डीपली पढ़ते, सकर्मक क्या होती है, कर्मक क्या होती है। अगर हम इन्हीं क्रियाओं को पढ़ेंगे तो अकेला सकर्मक और अकर्मक दोनों मिला के कम से कम 40 से 45 मिनट का टॉपिक है, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्लास में। थोड़ा बहुत आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर रिवीजन होता है, प्रैक्टिस सेट का मतलब ही रिवीजन है, ठीक है, तो इस चीज को समझना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास था, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है, तो मीन, अब मीन आपने देखा होगा, तो मीन का समानार्थी शब्द मतलब समानार्थी एक टाइप से क्या होते हैं कि इसी के मिलते जुलते शब्द, या फिर इन्हीं को पर्यायवाची भी बोल देते हैं समानार्थी शब्द। तो मीन किसका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए रिवीजन वाली क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा उसको, और टेलीग्राम ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दूंगा, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा। प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है ना उसमें, सॉरी एमसीक्यू नहीं, प्रीवियस ईयर चाहे पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, वर्तनी हो, बहुत पूछी जाती है, उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मीन किसका होता है, मछली, ठीक है, मछली, या हमने इसको क्या बोल दिया था, मत्स्य, ठीक है, या हमने इसे क्या बोल दिया था, झक, ठीक है, इसे हमने झक बोल दिया, या फिर हमने इसको क्या बोला, मीन, मछली, झक, या फिर हमने इसे क्या बोला कि इसे हमने बोला जल जीवन, ठीक है, जल जीवन। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, मछली के होते हैं। तो यहां पर मीन का समानार्थी है, तो ऑप्शन ए आपको सीधा सीधा दिख गया, झक मीन का पर्यायवाची है। सीलीमुख और षष्ठ पद, तो दोनों बताए थे अभी किसके होते हैं, भ्रमर, ठीक है, भ्रमर यानी भौरा, यानी अली, ठीक है, यानी भ्रमर, भौरा, अली, ये क्या होते हैं, सीलीमुख, भ्रमर, भौरा, अली, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, ये पर्यायवाची होते हैं आपके सीलीमुख, षष्ठपद, भ्रमर, भौरा, ये सब भौरे के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। भौरा ये लिखा है ना यहाँ पर, भौरा, इस चीज को नोट करिएगा। तो ये भौरा ना बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और काफी स्टूडेंट इसे आने के बाद गलत कर जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को आपको नोट करना है। इसी के साथ साथ ऑप्शन डी, आली दिख रहा होगा, तो आली भी भौरे का होता है, ठीक है, ये ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, ये तीनों ही क्या थे, भौरे के पर्यायवाची थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भागिनेय शब्द का, भागिनेय शब्द किस वर्ग में आता है, तो भागिनेय शब्द किस वर्ग में आता है, आपको बताना है कि भागिनेय शब्द किस वर्ग में आता है। तो अगर आप देखेंगे भागिनेय, कल मैंने आपको चीज बताई थी ना, तो सॉल्यूशन कराते हुए कुछ चीजें होती हैं जो आपको नोट करनी होती है, ठीक है। अब भागिनेय क्या है, सीधा सीधा आपको उच्चारण से ही लग रहा होगा, ये तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्सम बोले तो संस्कृत शब्द, ठीक है, संस्कृत शब्द जो हो जाएगा भागिनेय शब्द हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। और भागिनेय क्या होगा, इसका अगर तद्भव रूप बोलूं मैं, भागिनेय का क्या होगा, तद्भव रूप भांजा, ठीक है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, भांजा, ठीक है, तद्भव यानी संस्कृत हिंदी, ठीक है, तद्भव, इसका क्या हो जाएगा, भागिनेय का भांजा, इसका तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है, भांजा, इस चीज को आपको नोट करना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका ये तत्सम रूप हो जाएगा भागिनेय। इसी के साथ साथ आपको नोट करने, महिष आता है पे, ठीक है, महिष, ये तत्सम रूप है, ठीक है, महिष तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, भैंस, ठीक है, भैंस। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महिष का तत्सम क्या होता है, तो महिष का क्या हो जाएगा, भैंस, ठीक है। वहां पर मैंने तत्सम तद्भव भी कराया, एक आता है तेल, ठीक है, तेल, तेल का क्या हो जाएगा, तेल हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, तेल, ठीक है, इसका तेल हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत हिंदी इसका हो जाएगा, ये लिखिएगा तत्सम, ठीक है,
तत्सम, ये हो जाएंगे आपके ये तद्भव, ठीक है, ये तद्भव हो जाएंगे। तो तैल का क्या होगा, तेल, ठीक है, इस चीज को नोट करना है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा भिक्षा का क्या होगा, भिक्षा, ठीक है, भिक्षा। तो संयुक्त अक्षर छा का मैंने बताया ख में परिवर्तन हो जाता है, यानी भी किसका हो जाएगा, ठीक है, भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कंद, ठीक है, स्कंद क्या होगा, स्कंद, स्कंद का क्या होता है, कंधा, ठीक है, पूछा गया है स्कंद किसका होता है, तो कंधे का स्कंद होता है, ठीक है, कंधा। ये चीजें नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए अब है नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन ना मैंने इसीलिए ज्यादा डाले हुए हैं सर से बोलकर। देखिए सर बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। कल आपने अगर पैटर्न देखा होगा ना सहायक लेखाकार वालों का, तो ऐसा ही होता है कि जब आप लोग ना थोड़ा सा व्याकरण की तरफ ज्यादा भागते हैं, आपको पता है व्याकरण आपकी अच्छी है। अगर मैं बात करूं हिंदी में 16 या 17 टॉपिक हैं, ठीक है, 16-17 टॉपिक आपके व्याकरण के हैं। अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा, पता है उत्तराखंड की बच्चों का सिलेक्शन कहां पर, मतलब मुझे लगता है कि डाउट होता है बच्चों का क्यों सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। 90% बच्चों को ये पता है कि यहाँ का सिलेबस क्या है, ठीक है, 90 नहीं मैं 100, आज थोड़ा सा आपको फैक्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर ना 99% बच्चों को क्या पता है, हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी पढ़ लो, उत्तराखंड आती है, उत्तराखंड पढ़ लो, जीएस आती है, जीएस पढ़ लो, जीएस के अंतर्गत पॉलिटी होगी, ठीक है, ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, इकोनॉमी होगी, और करंट अफेयर आता है, और कंप्यूटर आता है, और रीजनिंग आती है। बस उनको सिर्फ इतना पता है ये सिलेबस है, ये आता है, पता लग गया, तैयारी करना शुरू। हिंदी के लिए उन्हें नहीं पता कौन सी किताब पढ़नी है, चलिए पता भी है किताब पढ़नी है, पर उस स्टूडेंट ने क्या करा, कभी अपना सिलेबस उठाकर देखा ही नहीं। जो आयोग ने 100 नंबर का सिलेबस दिया है ना, उस सिलेबस को उसने देखा ही नहीं। उसने क्या करा, कोचिंगों में गया। अब मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चीजों को ना समझना है, नेगेटिविटी में नहीं लेना है, ले सकते हैं आपकी मर्जी है, पर चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। उसने क्या करा, कभी अपना सिलेबस नहीं देखा, वो कोचिंगों में गया, कोचिंग वालों ने कहा चलो आज हम पढ़ते हैं संधि, उन्होंने संधि पढ़ा दी। चलिए आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ लिया। चलिए आज हम क्रिया पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ लिया। चलिए आज हम समास पढ़ते हैं, समास भी पढ़ लिया। आपने क्या गलती करी, आपने अपना सिलेबस देखा ही नहीं। जो 100 नंबर का उसने सिलेबस दिया है, सबसे पहले उसने ऐसा बॉक्स सा बनाकर दिया होगा, सिलेबस को देखेगा। नहीं है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, वहां से टेलीग्राम से सिलेबस डाउनलोड कर लेना। वहां पर जाएंगे ना हिंदी का पोर्शन, तो एक पेज में उसने पूरा हिंदी का सिलेबस दे रखा है। उस हिंदी के सिलेबस को आपको कुछ नहीं करना है, सीधा खोलिए पहला पन्ना, आज ही से और अभी से पहला पन्ना खोलिए। जो टॉपिक दिए है ना, फर्स्ट लाइन का टॉपिक पढ़िए किताब से, कोई भी किताब से। अगर अच्छी से लूसेंट लेंगे आप, हरदेव भारी किताब लेंगे, पनेरू की किताब लेंगे, तो सब कुछ वहां पर मिल जाएगा आपको, कोई इसमें बुराई नहीं है। बाकी सर ने बताया किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो उन किताबों में उन टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ेंगे ना, तो 16-17 टॉपिक आपके ले देंगे, किसमें, व्याकरण में 16 से 17 टॉपिक है। और मेरा मानना ऐसा है, अगर आप किताबों से भी नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं, तो 16-17 टॉपिक यानी आपका एक हफ्ता। मेरा मानना है 7 दिन के अंदर सिर्फ हिंदी पढ़नी है आपको, खत्म, हिंदी खत्म आपकी 7 दिन के अंदर। समझने वाले और नोट्स बनाने वाला काम खत्म। फिर इस 7 दिन के बाद आपको क्या करना है, इन्हीं चीज को 7 दिन और रिवाइज मानना है, ठीक है। इसी 7 दिन को 7 दिन के बाद 7 दिन तक रिवीजन मानना है। 14 दिन के अंदर आपकी व्याकरण खत्म, कंप्लीट व्याकरण खत्म, एक टॉपिक आपका नहीं बचेगा, एक कंफ्यूजन आपका नहीं बचेगा। उसके बाद क्या होगा, व्याकरण के बाद आपका सिंपली आपने देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, व्याकरण के बाद आपका बच जाएगा 1 वर्ड। और 1 वर्ड मैंने आपको बताया है कि 8 से 9 नंबर के 1 वर्ड आते ही आते हैं। अब 12 नंबर आपने तैयार कर लिया है, 8 नंबर बच जाता है, अभी भी बहुत ज्यादा नंबर है। तो 12 नंबर के लिए आपने रोज हिंदी पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीजों से पढ़ रहे हैं, फिर किताबों में नहीं आ रहा है, 14 दिन दीजिए ना, सब खत्म है, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद 8 दिन की ट्रिक आपको बताई गई है, उस ट्रिक को देख लीजिएगा कि पर्यायवाची और विलोम शब्द कैसे याद रखें, बार बार नहीं बताना है, ये तरीका है पढ़ने का। इसी तरीके से बाकी कभी वीडियो लाई जाएगी, लानी है तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, यूट्यूब पर देखने वाले और एप्लीकेशन वाले मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ग्रुप या व्हाट्सएप में, जहां पर आप कंफर्टेबल लगेगा, बता देना कि किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। आगे हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्श्विक ध्वनि है लौ, बिल्कुल है, बताया है पहले से। घोष वर्ण है बौ। अब घोष क्या होते हैं, हमेशा से बताया सघोष, ठीक है, सघोष, या फिर हमने इन्हीं को क्या बोला, घोष। ये क्या बताया है, ये होते हैं 3, 4, 5 वर्णमाला में, ठीक है। या फिर अघोष हमने बोला था, अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं 1 या 2, ठीक है, 1-2 अघोष होते हैं। अब बौ अगर आपने देखा होगा तो टेबल के हिसाब से कर लीजिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, तो बौ सही है बिल्कुल। कंठ्य वर्ण, ठीक है, कंठ्य वर्ण अ होता है, ठीक है, अ कंठ से उच्चारण होता है, तो ये भी सही है, यानी सभी सुमिलित इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लुंठित क्या होता है, बताया है बार बार, लुंठित क्या हो जाएगा, रॉ हो जाएगा, ठीक है। हमारे क्या होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, श, श, ह,
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व। बार बार बताया है, रिवीजन करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास थोड़ा सा मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 19 मुझे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैं देख लेता हूं, बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास था कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किस विद्वान ने, ठीक है, किस विद्वान ने, ठीक है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसीलिए लिखाया है, आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ये किस विद्वान ने दिया था आपको पता होना चाहिए, सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है। बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि थे सुनीत कुमार चटर्जी। इन्होंने ही क्या करा था कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। रोमन लिपि आपने देखा है ना, ये ऐसे लिखते हैं ना, 1 या 2, ठीक है, या 3, या फिर अंग्रेजी में क्या होते हैं, ABCD, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है, रोमन लिपि के अंतर्गत आ जाती है। तो इन्होंने ही कहा था सुनीत कुमार चटर्जी ने कि देवनागरी लिपि के स्थान पर क्या करा जाए, रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव इन्होंने दिया था। पूछ लेता है एग्जामिनर, आपने देखा होगा काका कलेलकर वाला या फिर आपने राहुल सांकृत्यान वाला, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं स्टैटिक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है? तो नहीं है आया है, देखिए फिर से, ठीक है, नहीं है आया है, तो नहीं है को अंडरलाइन कर दिया। फारसी शब्द डेली क्लास में बता रहा हूं कि कौन से शब्द फारसी हैं, कौन से शब्द अरबी हैं, ठीक है। तो कितना ही कर लीजिए, हमेशा से बताया है, एक दिन में आपको कभी भी शब्द याद नहीं होंगे, डेली आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है ये भी बता दिया। अरबी फारसी पढ़ने में दिक्कत आती है तो गुच्छे में याद करने हैं आपको, ठीक है। 5-6 शब्द को आप पकड़ के चलिए, 5-6 शब्द की एक लाइन बनाइए, एक राइम सी बनाइए, कहानी या पोयम जो भी आप बनाते हैं, चाहे आपकी अपनी ट्रिक हो, यूट्यूब से ट्रिक देखें, ठीक है, कहीं से भी ट्रिक देखिए, ट्रिक से याद करिए, क्योंकि ये रटने वाली चीज है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको पता है जिनमें लॉजिक होता है इनमें लॉजिक लगाना चाहिए, लेकिन इनमें रटने वाली चीजें हैं, तो यहां पर बताना है फारसी शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी देखेंगे आप, ईमान, ये शब्द फारसी शब्द नहीं है, ठीक है। ईमान की अगर मैं बात करूं तो ये अरबी शब्द हो जाएगा, ठीक है। अरबी शब्द आपको बता चुका हूं, मौसम, ठीक है, मुहावरा, या फिर हमने देखे मौसम, मुहावरा, ये सभी क्या होते हैं, अरबी शब्द होते हैं। और फारसी हो जाएगा शादी, ईमानदारी, बारिश या खाक, ठीक है, खाक भी फारसी होता है। खुदा बताया है, खुदा, गुलाब बताया है, ठीक है, जहर बताया है, ठीक है, और सरकार बताया है, सरदार बताया है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, फारसी शब्द होते हैं। खुदा, खाक, खामोश, ठीक है, खुराक, ठीक है, खामोश या खुराक, ठीक है, खुराक, ये सभी क्या हो जाएंगे, फारसी शब्द हो जाएंगे। ये चीजें आपको नोट करनी है, और इसी के साथ इस क्लास का ये अंत है। बाकी आपको उत्तराखंड और जीएस का सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा, इंतजार करिएगा क्लास।